अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने इससे पहले आपको ग्रेविटेशन पे 3 लेक्चर दिए थे, जिसमें पहले लेक्चर में हमने बात की थी कि जी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, और दूसरे लेक्चर में मैंने ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ की आपको बात बताई थी कि ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ क्या है। सो तीसरे लेक्चर में मैंने ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन टू मैसेज हमने ड्रॉ किया था। अगर क्विक रिकैप दिया जाए तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट करता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मैसेज इज गिवन बाय दिस फार्मूला। दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैसेज m1 and m2 are masses and inversely proportional to the square of distance between them, where this g is gravitational constant, universal gravitational constant. Force between two masses is always attractive, और force दोनों masses के बीच में सेम होगी irrespective of their masses. So we can increase force by either increasing these masses or decreasing the separation between masses. After that we discussed कि gravitation field strength क्या चीज होती है, that is gravitation force per unit mass, and gravitation field strength away from some mass m at distance r is calculated by this formula. G is g this mass m over r square. ठीक है? So this relationship is valid when r is greater than equal to the radius of this planet. और इनसाइड हमने देखा था कि इनसाइड जो है वो g that varies directly proportional to the distance from center r, that is for inside, and away from the planet जो है वो g वेरी करती है, that is inversely proportional to r square. तो जैसे जैसे हम दूर जाते थे g जो है वो कम होता रहता था अगर हम सरफेस से दूर जाएं, और अगर हम सेंटर से सरफेस की तरफ आते हैं तो g की वैल्यू बढ़ती रहती है। ठीक है, ये हमने बात की थी। आज हम बात करते हैं कि जी अगर कोई फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई प्लेनेट है कोई भी, और लेट्स से हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये आपके पास अर्थ है, और अगर आपने एक ऑब्जेक्ट ये मैस m को यहाँ से ड्रॉप करते हो तो आपको पता है कि ये किधर जाएगा। इसको मैं ड्रॉप करता हूँ तो दिस विल गो स्ट्रेट डाउन नीचे आएगा बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं इसको सर्टेन वेलोसिटी से फेंकता हूँ और सर्टेन वेलोसिटी से इसको इस तरफ थ्रो करते हैं तो फिर क्या होगा? शाबाश, आप बताएं। अगर अगर इसको कुछ वेलोसिटी देता हूँ तो ये यहाँ पे आके गिरेगा, मतलब इस डायरेक्शन में इसको वेलोसिटी दी तो ये थोड़ी देर बाद यहाँ पे आके गिर जाएगा। अगर मैं थोड़ी फर्दर इंक्रीज करता हूँ वेलोसिटी तो ये क्या होगा, ये यहाँ आके गिरेगा। और अगर मैं एक सर्टेन वेलोसिटी देता हूँ तो ये इस मैस m के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में अगर एक राइट वेलोसिटी पिक कर लेगा तो दिस विल मूव अराउंड दिस मैस m इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, और रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट इज r। तो मेरा सवाल आज की जो डिस्कशन है वो ये है कि अगर कोई मैस किसी दूसरे मैस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, ठीक है, मसलन अब मैं इसको रीड्रॉ करता हूँ कि दिस मैस m इज रोटेटिंग अराउंड दिस मैस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। इस सूरत में दैट इज द path followed by this mass, this is small mass m and this is capital M। इस सूरत में इस पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और ये किस फोर्स की वजह से ये सर्कल में रोटेट हुआ है? देखिए, इस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू दिस मैस कैपिटल M जो है वो स्मॉल m पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है वो इस तरफ लग रही है, और दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है दैट प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ये स्मॉल मैस इधर है तो ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, अगर ये स्मॉल मैस इधर है तो ग्रेविटेशन फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, अगर यहाँ पे तो ग्रेविटेशन फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between this capital M and small m that provides the centripetal force for this object, जिसकी वजह से that rotates around a circular orbit। ठीक है, so
सो दिस ये फॉलो करता है सर्कुलर ऑर्बिट को। जब इस ऑब्जेक्ट के मैस m के अराउंड जो है सर्कुलर ऑर्बिट में स्मॉल m मूव करता है बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू कैपिटल M ऑन स्मॉल m। सो द फर्स्ट थिंग इज कि हम पहली बात जो आपको पता चलनी चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स सेंटीपिटल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स सेंटीपिटल फोर्स। और सेंटीपिटल फोर्स क्या होती थी, ये मैंने आपको सर्कुलर मोशन में बताया था। द नेट फोर्स दैट एक्ट्स, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है, तो नेट फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मोशन, सेंटर ऑफ द सर्कल। और दैट फोर्स जो है, जिसकी वजह ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उस ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमाने के लिए। अच्छा, इसकी लीनियर वेलोसिटी लेट से v है, और लीनियर वेलोसिटी की यहाँ पे डायरेक्शन इधर होगी और ये इस डायरेक्शन में इधर होगी। जब इधर होगा तो ये ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्कल होता है, डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। ठीक है। सो हमारी पूरी डिस्कशन का मकसद पता क्या है कि इसकी लीनियर वेलोसिटी जो है वो कितनी वेलोसिटी से इस ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे इस सर्कल में जाए, क्या राइट वेलोसिटी है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि जी इसका टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो इसके रेडियस पे कैसे डिपेंड करती है। तो ये आज की हमारी डिस्कशन है। सो सबसे पहली बात हम ये देखते हैं कि जी ग्रेविटेशन फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। और ग्रेविटेशन फोर्स का क्या फार्मूला होता है आपको पता है, जी कैपिटल M स्मॉल m और डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मैसेज इज r। so this is gravitation force is equal to, और सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, आपको मैंने बताया था कि सेंटीपिटल फोर्स जो है उसको, उसका फॉर्मूला mv² ओवर r, या अगर आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में इसको डालते हैं तो mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। सो लेट्स मूव, इसको हमने स्पीड कैलकुलेट करनी है तो हम ऑब्वियसली mv² ओवर r लीनियर स्पीड की फॉर्म में इसका रिलेशनशिप डालेंगे। अब यहाँ पे आपके जहन में एक सवाल आना चाहिए कि मैंने स्मॉल m यहाँ पे क्यों यूज किया, व्हाई नॉट कैपिटल M। तो स्मॉल m यूज करने का मकसद यहाँ पे ये है कि देखिए सर्कल में कौन सा ऑब्जेक्ट घूम रहा है, विच ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग अराउंड सर्कुलर पाथ। तो स्मॉल m, तो सेंटीपिटल फोर्स में जो स्मॉल m होता है ये उस ऑब्जेक्ट का मैस है जो सर्कल में घूम रहा है। ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको यूज किया। अब देखिए ये m इस m से कैंसिल हो जाएगा और एक r की वैल्यू जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे सिंगल r रह जाएगा। ठीक है। तो मेरे पास लीनियर स्पीड का रिलेशनशिप क्या बचेगा, v² इज g m ओवर r। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा स्क्वायर रूट ले लूं, मतलब थोड़ा सा स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर रूट का मतलब स्क्वायर रूट ही होता है। मैंने v को सब्जेक्ट बनाना हो तो ये आ जाएगा जी m ओवर r स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेंगे क्योंकि ये मैं ऑर्बिटल स्पीड की बात कर रहा हूँ, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, ये वो स्पीड है जिससे अगर इस ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो ये वो राइट स्पीड है जिससे ये अगर इस स्पीड से इसको थ्रो करेंगे तो इस सर्कल में इट विल रोटेट अराउंड दिस सर्कुलर पाथ। ठीक है। या इस सिचुएशन में मैंने बताया था कि एक सर्टेन स्पीड से अगर आप इसको थ्रो करोगे तो इट विल मूव अराउंड ए सर्कुलर पाथ। उससे कम स्पीड होगी तो ये इस तरह नीचे गिर जाएगा, अगर ज्यादा स्पीड होगी तो फिर भी सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगा। सो दिस, सिर्फ इस स्पीड से अगर इसको थ्रो करेंगे तो ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। इस फार्मूले को अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें तो जैसे यहाँ पे आपको ये क्लियर है कि द स्पीड इज, ऑर्बिटल स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस। ठीक है। मतलब अगर आपका रेडियस ज्यादा है, ठीक है, रेडियस ऑर्बिटल रेडियस अगर आप
का ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको लीनियर स्पीड जो है वो कम स्पीड से आपको थ्रो करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे इस बात का मतलब ये है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है कि ये मैस m है जिसके अराउंड आपके पास दो मैसेज रोटेट कर रहे हैं, एक का रेडियस जो है स्मॉल m, एक का रेडियस जो है वो r1 है, और दूसरा मैस जो है वो यहाँ पे घूम रहा है जिसका रेडियस जो है लेट्स से r2 है। ठीक है, दिस इज मैस m2 एंड इसका रेडियस जो है वो r2 है। अगर इसकी स्पीड जो है v2 है, लीनियर स्पीड या ऑर्बिटल स्पीड, और इसकी स्पीड v1 है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज स्पीड्स? कौन सी स्पीड ज्यादा होगी, v1 ज्यादा होगा या v2 ज्यादा होगा? शाबाश, गुड। v इस ऑब्जेक्ट का जो रेडियस है वो ज्यादा है, r2 ज्यादा है, इसलिए जो है वो v2 जो है वो कम होगी एज कंपेयर टू v1, सो v2 इज स्मॉलर देन v1। दूसरी अहम बात है कि जी ऑर्बिटल स्पीड उस रोटेटिंग ऑब्जेक्ट की मास पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो हम क्या ये लिख सकते हैं कि v1 इज g कैपिटल M, ये मास, डिवाइडेड बाय r1 स्क्वायर रूट, और v2 जो होगा वो g m डिवाइडेड बाय r2 स्क्वायर रूट। तो यहाँ से अगर आप ये चीज देखें तो इस इक्वेशन से इस r1 स्क्वायर रूट को मैं उठा के इधर ले जाऊं तो आई कैन राइट दिस इक्वेशन v1 r1 स्क्वायर रूट इज gm कांस्टेंट gm स्क्वायर रूट, और v2 r2 स्क्वायर रूट इज द सेम gm कांस्टेंट। इन दोनों इक्वेशन से मैं अगर देखें, इन दोनों को इक्वेट कर लूं तो मेरे पास बनेगा v1 r1 स्क्वायर रूट इज v2 r2 स्क्वायर रूट। ठीक है, सो इसलिए मैं अगर इस इक्वेशन पे पहुंचता हूँ मेरे पास ये रिलेशनशिप आएगा v1 ओवर v2 इज, यहाँ से लिखूंगा तो r2 ओवर r1 स्क्वायर रूट, सो v1 ओवर v2 इज r2 ओवर r1 स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास सिचुएशन पेपर में प्रूव करने के लिए आ सकती है। अब ऑर्बिटल स्पीड तो आपने निकाल ली, ठीक है, अगर आप ये देखना चाहें कि जी इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी तो वो भी आप इजीली निकाल सकते हैं सब्जेक्ट की। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज ई के, एंड काइनेटिक एनर्जी इज यू नो दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, सो इसकी स्पीड आपको अब पता चल गई है, हाफ एम वी 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 क्या थी, दैट इज जी एम ओवर आर। ठीक है, तो इसका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे, सॉरी स्क्वायर लेंगे, तो दैट विल बी 1/2 एम, ये से कैंसिल हो जाएगा तो जी एम ओवर आर। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 जी एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये पेपर में पूछा गया है कई दफा कि जी प्रूव दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस मास m इज गिवन बाय दिस फार्मूला। और काइनेटिक एनर्जी जैसे आप r को इंक्रीज करते हो तो काइनेटिक एनर्जी जो है दैट विल डिक्रीज बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस r। ठीक है, सो और साथ में एक ही मैस को अगर आप डिफरेंट ऑर्बिट्स में लेके जा रहे हैं तो जितना रेडियस आप दूर करेंगे काइनेटिक एनर्जी जो है वो उतनी आपके पास कम होती जाएगी। ठीक है, दूसरी अहम चीज कि अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में फार्मूला लिखूं तो इसी ऑब्जेक्ट की सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशन फोर्स। मतलब वही सिचुएशन है मेरे पास, दिस इज मैस m और ये स्मॉल मैस है जो इस सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, दिस इज रोटेटिंग अराउंड दिस कैपिटल M in a circular path of radius r. So I want to write down the relationship in terms of angular velocity, और फिर मैं टाइम पीरियड की फॉर्म में एक रिलेशनशिप निकालूंगा। So what is the formula of centripetal force? That is m r omega square in terms of angular velocity. ठीक हो गया।
दैट इज ग्रेविटेशन फोर्स इज जी एम स्मॉल एम ओवर आर स्क्वायर। ये तो से उड़ा दें। फिर मेरे पास क्या बचेगा, इस आर स्क्वायर को उठा के इधर ले आता हूं तो मेरे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बचेगा, आर क्यूब ओमेगा स्क्वायर इज जी एम। अब देखें जी और एम की वैल्यू कांस्टेंट है, ये मैथ कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा। तो इससे मेरे पास एक रिलेशनशिप बन गया कि आर क्यूब ओमेगा स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट होगा जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है अराउंड अनदर प्लेनेट। तो इस बात का क्या मतलब है कि जैसे हम इन अदर वर्ड्स आई कैन राइट ओमेगा स्क्वायर is inversely proportional to r cube. If I will increase radius, then angular velocity will decrease. If I increase this radius, angular velocity will decrease. मतलब angular velocity, square of angular velocity is inversely proportional to the cube of radius. So ये जो चीज होती है, this is very important relationship. ये कई दफा एग्जाम में कई दफा पूछा गया है कि प्रूव दैट दिस आर क्यूब ओमेगा स्क्वायर इज कांस्टेंट। इसको हम कहते हैं केपलर थर्ड लॉ। केपलर थर्ड लॉ ये कहता है कि जी आपका कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है और तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब कांस्टेंट होगा। इन अदर वर्ड्स कि जितना आप दूर जाते जाओगे ओमेगा विल डिक्रीज। इन अदर वर्ड्स आई कैन राइट दिस एज, फॉर एग्जाम्पल आपके पास देर आर टू प्लैनेट्स जो इसके इस ऑर्बिट की मैस एम के अराउंड रोटेट कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल लेट्स से ये सन है, ये कोई मैस फॉर एग्जांपल अर्थ है, या कोई भी मैस है m1, और एक दूसरा मैस है जिसका जो रेडियस है दैट इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ m1। ठीक है, दिस इज अनदर मैस, लेट्स से दिस इज m2। इसका रेडियस इज r1, इसका रेडियस इज r2। इसकी एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा 1 और इस ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा 2। So what is the relationship between omega 1, omega 2 and r1, r2? देखिए मैंने आपको पहले बताया कि जी r क्यूब ओमेगा स्क्वायर इज कांस्टेंट, r क्यूब ओमेगा स्क्वायर इज कांस्टेंट, दैट इज gm। वो कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू द g टाइम्स द मास ऑफ दिस प्लेनेट। अगर इन केस ऑफ अर्थ की बात कर रहे हो तो अर्थ के केस में ये मास ऑफ अर्थ होगा। अगर यहाँ पे सन के अराउंड प्लैनेट्स जो बाकी प्लैनेट्स घूम रहे हैं उनकी बात करें तो दिस विल बी द mass of sun. So can I write this as r1 cube omega 1 square is equal to gm, and then I will write r2 cube omega 2 square इक्वल टू द सेम gm, क्योंकि उसी मैस के अराउंड ये चीज घूम रहा है। तो मेरे पास एक इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप आ जाएगा। इन दो इक्वेशंस को अगर मैं इक्वेट कर दूं तो मेरे पास ये चीज बचेगी, वेट अ सेकंड। तो इसको अगर मैं ये करूं तो मेरे पास बनेगा r1 क्यूब ओमेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू r2 क्यूब ओमेगा 2 स्क्वायर। तो ये इनके बीच में अगर रिलेशनशिप की बात करते हैं कि जी आप इस तरह प्रूव करें, या आपके पास ओमेगा 1 में से ये इस चीज को सब्जेक्ट बनाता हूँ, ओमेगा 1 स्क्वायर ओवर ओमेगा 2 स्क्वायर इज, आपने रीअरेंज करना है तो ये r2 क्यूब ओवर r1 क्यूब, या अगर इसको मैं इस फॉर्म में लिख लूँ ओमेगा 1 ओमेगा 2, इफ आई टेक होल स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो मेरे पास ये बचेगा r2 पावर 3/2 ओवर r1 पावर 3/2।
तो ये डिफरेंट फॉर्म्स में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सो कंक्लूजन ये है कि जितना आप किसी भी प्लेनेट का रेडियस इंक्रीज करेंगे, तो रेडियस इंक्रीज करने से उसकी एंगुलर वेलोसिटी विल डिक्रीज, ठीक है। और अगर अब मुझे रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड और रेडियस के बीच में निकालना है, बड़े आराम से मैं इसी से निकाल सकता हूँ, या आप स्टार्ट से लेकर चल सकते हैं। ये आपके पास रिजल्ट है, इसी को यूज करते हुए यू कैन डू कि जी आर क्यूब, आपको पता है आर क्यूब ओमेगा स्क्वायर इज जी एम, और ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, यू नो दिस, वेयर टी इज टाइम पीरियड। तो यहां से आ गया 2 पाई ओवर टी होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू जी एम। ठीक हो गया जी, यहां तक कोई सवाल? गुड। सो इसमें से अब हम लिखते हैं आर क्यूब 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर इक्वल टू जी एम। अच्छा, बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स को दूसरी तरफ ले चलता हूं, तो आर क्यूब ओवर टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम बाय 4 पाई स्क्वायर। टी, मैं इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करता हूँ, टी स्क्वायर ओवर आर क्यूब इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, शाबाश, इसको भी मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा 4 पाई स्क्वायर ओवर जी एम, ठीक है। तो इफ आई टेक टी स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ओवर जी एम टाइम आर क्यूब। देखिए ये सब कुछ कांस्टेंट है, आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टाइम पीरियड जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर आप रेडियस को चेंज करेंगे तो टाइम पीरियड फिर उससे चेंज होगा। तो यहाँ से क्या रिलेशनशिप मिल रहा है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। मतलब क्या है कि अगर आप रेडियस को बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा, टाइम पीरियड विल आल्सो इंक्रीज। सो ये भी अनदर फॉर्म ऑफ केपलर थर्ड लॉ है कि टाइम पीरियड वर्सेस रेडियस, जो रोटेशनल रेडियस है या रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, उसके बीच में रिलेशनशिप। सो केपलर ने क्या किया था कि केपलर ने डेटा को एनालाइज करके जो मैस, सॉरी, सन और उसके अराउंड घूमने वाले तमाम जो प्लैनेट्स हैं, उनके डेटा को, टाइम पीरियड को एनालाइज करके इस रिजल्ट पे पहुंच गया था कि जी जो प्लैनेट दूर हैं उनका टाइम पीरियड उसके पास था, टाइम पीरियड सबका था। तो जो प्लैनेट्स दूर थे उसने डाटा को एनालाइज किया कि अगर इस प्लैनेट का टाइम पीरियड T1 है और इस प्लैनेट का टाइम पीरियड T2 है, तो इसका रेडियस अगर R1 है, इस दूसरे का रेडियस R2 है। तो वहां से इस डाटा को एनालाइज करके उसने इस रिजल्ट पे पहुंचा था कि टी स्क्वायर ओवर आर क्यूब अगर करें तो वो हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है। तो बाद में जब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आया, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो फिर मैथमेटिकली भी इसका प्रूफ मिल गया। तो अब जो, अगर इनके टाइम पीरियड्स के बीच में रिलेशनशिप देखना हो, तो आपको पता है कि जी T1 स्क्वायर ओवर R1 क्यूब विल बी इक्वल टू T2 स्क्वायर ओवर R2 क्यूब। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि दोनों दोनों इस कांस्टेंट 4 पाई स्क्वायर ओवर GM के इक्वल हैं, तो इसलिए जो है अब आप इसको आराम से लिख सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, T1 स्क्वायर ओवर T2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 क्यूब ओवर R2 क्यूब। या अगर आप T1 ओवर T2 को सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये बचेगा R1 ओवर R2 होल पावर 3/2। ये डिफरेंट फॉर्म्स में आपसे पूछा जा सकता है। तो इस पूरे डिस्कशन में
जो इम्पोर्टेंट चीज थी कि जब भी कोई मैस दूसरे मैस के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है तो उस वक्त जो सेंटीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो दैट प्रोवाइड्स द सेंटीपिटल फोर्स। इसकी डिफरेंट फॉर्म्स जो है आपसे पेपर में पूछी गई हैं, पूछी आपके सामने भी आएंगी कि अगर वो कहता है जी ऑर्बिटल स्पीड निकालना है, उसका ये प्रूव करेंगे इस फॉर्मूले में, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा यही होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स द सेंटीपिटल फोर्स। अगर आपने स्पीड की फॉर्म में रिलेशनशिप निकालना है तो फिर आपने सेंटीपिटल फोर्स का ये रिलेशनशिप mv²/r प्लग इन करेंगे। अगर आपको ओमेगा और उसके बीच में रिलेशनशिप निकालना है, केपलर थर्ड लॉ को प्रूव करना है, तो फिर आपने सेंटीपिटल फोर्स को mr ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस करना है। तो r³ ओमेगा स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है, या इन अदर वर्ड्स ओमेगा स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। और तीसरी चीज है, अगर आपको टाइम पीरियड की फॉर्म में देखा जाए तो फिर आपने ω2π/t डालेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा कि t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और अगर आपको समझ आई है, इससे फायदा हुआ है, तो प्लीज इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो और आपको भी फायदा हो। थैंक यू सो मच।